हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड दिस इज़ रानी गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल सिविल अड्डा 247। दैनिक भास्कर एवरी सैटरडे यहाँ पे 10 क्वेश्चन की एक सीरीज निकालता है जो समसामयिकी से संबंधित होते हैं। आई मीन करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं ये। और यहाँ पे वो वन लाइनर फैक्ट या ऑब्जेक्टिव टाइप्स में क्वेश्चन देता है, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो सीरीज है ये 140 नंबर की है। इसका मतलब इसके पहले 140 के पहले 139 तक यहाँ पे सीरीज आ चुकी हैं। आप इमेजिन करिए, यहाँ पे अगर 110 क्वेश्चन भी दे रहे हैं ये, तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन का बैंक तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी से इसका शुरुआत किया है। यदि ये रिव्यू इसके फीडबैक सही रहते हैं, अच्छे होते हैं, तो मैं इसके पहले के सारे सैटरडे के करंट अफेयर्स को 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करा दूंगी। क्लियर है। और एक और चीज़ है, यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन देता है वो वन लाइनर फैक्ट के टाइप में देता है और मैं कोशिश करूंगी कि इसे मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकूं। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इन्हें, ये वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के बारे में पूछ रहा है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 19 अगस्त। सी नंबर इसका सही उत्तर है। तो देखिए, यहाँ पे 19 अगस्त को ये वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। यहीं से आपके लिए क्वेश्चन है कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी और 2020 के लिए इसकी थीम क्या है। तो ये दोनों मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट ने हाल ही में ग्रुप बी और ग्रुप सी उम्मीदवारों को स्क्रीन शॉर्टलिस्ट करने के लिए, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में है। सीईटी के बारे में ये बात कर रहा है, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी। पहले इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। जो केंद्रीय कैबिनेट है उसने क्या किया है, ग्रुप बी और ग्रुप सी जो भी वैकेंसीज हैं, जो भी वहाँ पे कंपटीटर होंगे, उम्मीदवार होंगे, उनकी स्क्रीनिंग के लिए नॉन टेक्निकल पद जितने भी आते हैं, नॉन टेक्निकल के लिए बात कर रहा है, तो उनकी जो स्क्रीनिंग है उसके लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगा जिसे हम सीईटी कहते हैं। तो वो सिंपल सी ये पूछ रहा है कि जो सीईटी है ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए, उसका आयोजन कौन सी संस्था करेगी, कौन सी एजेंसी करेगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए है, नेशनल सिलेक्शन एजेंसी एनसीए है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए है और नेशनल एंड स्टेट सिलेक्शन एजेंसी एनएसएसए है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, एनआरए इसका राइट आंसर है। अब देखिए, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पे जो लिखा है कैबिनेट ने ग्रुप बी और ग्रुप सी, ध्यान दीजिएगा, ग्रुप बी और ग्रुप सी, पहला क्वेश्चन गैर तकनीकी यानी कि नॉन टेक्निकल जो भी पोस्ट आएंगी उनके लिए, और एक यहाँ पे आपको शब्द मिल रहा है सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एंड एक शब्द मिल रहा है एनआरए। तो इसके बारे में आपको बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पे जो आपकी एनआरए है, अभी एक संस्था गठित हुई है एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, ये काम क्या करेगी एनआरए। एनआरए जो ग्रुप बी और ग्रुप सी, कौन कौन से अभी इसमें शामिल हैं। सबसे पहले तो आप एसएससी को लीजिए, एसएससी को लीजिए। दूसरा आप आईबीपीएस को लीजिए, यहाँ पे आईबीपीएस। और थर्ड जो है यहाँ पे वो रेलवे है। ठीक है, रेलवे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एसएससी है, आईबीपीएस है और रेलवे है, इन तीनों के लिए अब एक ही प्रीलिम्स परीक्षाएं होगी। जैसे आप देखते थे ना, एसएससी में टीयर 1, टायर 2, टायर 3 होता था, आईबीपीएस में प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू होता था। सेम ऐसा 3 फेजेस में जहाँ भी एग्जाम होते थे। तो वहाँ पे कह रहा है कि इन तीनों का जो प्रीलिम्स फेज है, पहला फेज है, वो एक ही एग्जाम होगा जिसे हम कहते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, सीईटी। अच्छा, ये हो गया सीईटी के बारे में कि ये है क्या। ये सामान्य पात्रता परीक्षा है कि आप जब भी एग्ज़ाम निकलेगा सीईटी का, तो आप इस एग्ज़ाम को देंगे और जो भी आपका यहाँ पे स्कोर बनता है 70, 80 या जो भी 84, 85 जो भी आपका स्कोर बनता है, वो एलिजिबल रहेगा आपके लिए 3 साल के लिए। कितने साल के लिए एलिजिबल रहेगा वो? 3 साल के लिए। इन 3 साल के अंदर एसएससी में, आईबीपीएस में और रेलवे में जो भी नॉन टेक्निकल वैकेंसीज निकलती हैं, तो इन स्कोर कार्ड के आधार पे आप क्या करेंगे, इसमें फिल करेंगे फॉर्म। क्लियर है। और वहाँ से जो मेरिट लिस्ट या कट ऑफ जो निर्धारित होता है, यदि आप उसमें सेलेक्ट होते हैं, तो इसके बाद के जो टायर 2 और टायर 3 फेज हैं, वो अपनी खुद की एजेंसी खुद का पेपर लेंगी। जैसे रेलवे का कोई एग्ज़ाम है, मान लीजिए आपने सीईटी का परीक्षा दिया, ठीक है, और सीईटी में मान लीजिए आपका स्कोर आता है 100 आउट ऑफ 80 या 100 आउट ऑफ 70, कुछ भी आप मान लीजिए।
तो जो स्कोर है आपके पास, वो स्कोर आपके पास सेव हो गया सीईटी में आपका 70 स्कोर। अब जब जो वैकेंसीज निकलेंगी, ये अच्छा, ये सीईटी एग्ज़ाम किसने लिया था? एनआरए ने लिया था, ठीक है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने लिया था इसे, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को। लेकिन ये तो आपका पहला फेज था। अब जब आप मेंस के लिए जाएंगे, आईबीपीएस या एसएससी वगैरह टीयर 2 और टीयर 3 में जब भी आप जाएंगे, तो ये जो टीयर 2 और टीयर 3 एग्ज़ाम है वो खुद ही एजेंसी लेंगी, मतलब अपने एग्ज़ाम ये स्वयं लेंगे टीयर 2 और टीयर 3 के। फर्स्ट कौन लेगा? एनआरए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के तहत, ठीक है। और मेन इसका लाभ, वैसे आप देखिएगा इसके प्रॉफिट बहुत सारे हैं, लेकिन मेन इसका ये है कि जो भी निर्धन छात्र छात्राएं हैं, जो भी गरीबी रेखा में आते हैं, तो जैसे आपने बैंक का फॉर्म भरा, उसमें 500 रुपीज़ लगा, या फिर आपका सेंटर कहीं दूर दे दिया, तो जो यात्रा भत्ता है या यात्रा के लिए जो किराया होता है, जो भी चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं और भी खर्चे रहते हैं, तो बहुत सारे एग्ज़ाम आपको अब नहीं देना पड़ेगा, बहुत जगह नहीं जाना पड़ेगा। अब प्रत्येक ज़िले में एक सेंटर होगा, प्रत्येक ज़िले में, और आप जिस ज़िले से हैं आप वहाँ पे वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, सीईटी। क्लियर है? और यहाँ पे एक ही बार आपको एग्ज़ाम देना होगा, एक ही बार फीस सबमिट करनी होगी, और वो स्कोर आपका 3 साल के लिए एलिजिबल रहेगा। क्लियर है? तो इसके बारे में ये बताया हुआ है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये एक संस्था है जिसने स्वायत्त संस्था है, और ये इसने अब क्या करेगी, ये 2021 से जो भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं उनका आयोजन करेगी ये। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए कि स्टार्टअप को जो बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर, ये यहाँ पे देखिए, एक मिनट, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत किसने की? अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, तो इन्होंने इसकी शुरुआत की है। ये है क्या? देश में अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान बहुत चल रहा है, चर्चा का विषय है ये आत्मनिर्भर अभियान, ठीक है। तो इस आत्मनिर्भर भारत अभियान को तेज करने के लिए जो केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की है। अब ये चैलेंज लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? एक कंपटीशन की बात कर रहे हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम इसको हम मान सकते हैं। देखिए, अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ। जो ये स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज है, इसमें कोई भी व्यक्ति या जो स्टार्टअप हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, ये सब वगैरह इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, ये माइक्रो प्रोसेसर बनाएंगे, जीबी एमबी जो भी इसमें प्रावधान होंगे उसके तहत ये माइक्रो प्रोसेसर बनाएंगे स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। कंपटीशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट हो चुके हैं? 18 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं, और आप इसमें इसके बारे में और भी जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली किसके लिए आया है? जो अभी हाल ही में स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की है, वो किसके लिए है? वो है स्टार्टअप, जो हमारे भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसको बढ़ावा देने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि यूएनजीए ने विश्व मानवतावादी दिवस की औपचारिक शुरुआत कब की? ये औपचारिक शुरुआत पूछ रहा है, ठीक है। तो औपचारिक शुरुआत इसकी हुई थी 2009 से, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब यहाँ पे ये मानवतावादी दिवस जो दिख रहा है आपको, वर्ल्ड ह्यूमन डे बोल सकते हैं इसको, WSD बोलते हैं इसे, आप देख लीजिएगा इसे, विश्व मानवतावादी दिवस। इसकी शुरुआत हुई थी 2009 से, और ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 अगस्त को, ठीक है। जिस दिन फोटोग्राफी डे मनाते हैं हम, उसी दिन ये क्या मनाया जाता है? मानवतावादी दिवस, 19 अगस्त को। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 2020 की मानवतावादी दिवस की थीम क्या थी? महत्वपूर्ण है क्योंकि कोविड-19 से रिलेटेड है ये। चूँकि अभी के बहुत सारे जो वॉरियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, आप देख ही रहे हैं, वो अपनी जान पे खेल के दूसरों की रक्षा कर रहे हैं यहाँ पे। तो कई उसमें शहीद भी हो गए हैं कोरोना वॉरियर्स, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और जो भी कोरोना वॉरियर्स आगे आकर लोगों की रक्षा कर रहे हैं, जैसे ये पुलिसकर्मी, बैंकर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, मीडिया है, और जो समाज सेवी हैं, और भी जो सामने आकर के समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो एक मानवता है, उनमें मानवता दिखा रहे हैं। इसके लिए इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है #RealLifeHeroes, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, देख लीजिएगा इसे, #RealLifeHeroes 2020 के मानवतावादी
दिवस की थीम है। और ये मनाया कब जाता है? 19 अगस्त को। शुरुआत कब की गई थी इसकी? 2009 से। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से आप इसको तैयार रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो 5th नंबर का क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली की स्थापना पूछ रहा है वो। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो आज के पेपर में इसमें 2015 आंसर बताया हुआ है। जो 5th नंबर का क्वेश्चन है इसमें 2015 आंसर बताया हुआ है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, जो अखिल भारतीय जो आयुर्वेद संस्थान है दिल्ली का, उसकी स्थापना हुई थी 2016 में। और इसके जो निर्देशक हैं वो कौन है? प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार। तो आप एक बार दिमाग में रख सकते हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, तो आप इसे देख लीजिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अभी हाल ही में सेरस बहुत चर्चा में है, एक बौना ग्रह है, साइरस भी बोलते हैं इसको, बौने ग्रह को, इसको सेरस को। ठीक है, तो ये बहुत चर्चा में है, इसीलिए शायद ये क्वेश्चन दिया हुआ है करंट अफेयर्स में। ये पूछ रहा है कि बौना ग्रह सेरस किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है। ठीक है, देखिए ग्रह जो साइरस है या सेरस है वो एक ग्रह ही है, एक आंतरिक पिंड है। लेकिन जो वो आकाशीय पिंड, माफ कीजिएगा, आकाशीय पिंड है, लेकिन ये ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है और ना ही ये किसी ग्रह के चक्कर काटता है, इसलिए ये उपग्रह भी नहीं है और ग्रह भी नहीं है, इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है? मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित है साइरस। याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित है। क्या है ये? एक आकाशीय पिंड है जो किसी अन्य ग्रह की परिक्रमा नहीं करता। ठीक है, अच्छा ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है साइरस? क्योंकि जो नासा है हमारा, मतलब अमेरिका की जो एजेंसी है, जो वहाँ की स्पेस एजेंसी है नासा, तो उसका एक स्पेस क्राफ्ट है, नाम क्या है उसका? डॉन स्पेस क्राफ्ट। कहाँ का है? नासा का है। और वो गया तो उससे जो हमें आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसमें ये पता चला है कि जो साइरस है उसमें खारे जलाशय की उपसतह की पुष्टि हुई है वहाँ पे। मतलब ये बताया गया है कि जो ऊपरी सतह है साइरस में, वहाँ कहीं कहीं पे खारे जलाशय हमें मिले हैं, खारे पानी का जो जलीय क्षेत्र है वो प्राप्त हुआ है वहाँ पे, ऐसा उसमें बताया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे जीवन की संभावना हो सकती है, तो शायद इसी कारण ये क्या रहा है? चर्चा का विषय रहा है। क्लियर है? तो आप बस ये याद रखिएगा कि बौना ग्रह साइरस हाल ही में चर्चा में क्यों था, तो इतनी ये चीज़ याद रखिएगा। और ये स्थित कहाँ पे है? मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के बारे में बात कर रहा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात कर रहा है। तो इसके बारे में ये क्वेश्चन है कि भारत द्वारा ये शुरू किया गया और कितने देशों का ये गठबंधन है। तो आप सबसे पहले आंसर याद रखिए, 121 कंट्री। ठीक है, ISA कितने देशों का गठबंधन है? 121 देशों का। देखिए इसके बारे में मैं कुछ आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे ISA फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। अब आपने क्वेश्चन में ही देख लिया कि भारत द्वारा शुरू किया गया, इसका मतलब इसका फाउंडर कंट्री कौन सा है? तो इसका फाउंडर कंट्री है भारत। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, इसका फाउंडर कंट्री है भारत। अच्छा, इसका जो अंतरिम सचिवालय है, मुख्यालय भी इसको बोल सकते हैं, तो ये कहाँ पे स्थित है? अंतरिम मुख्यालय सचिवालय इसका गुड़गांव में स्थित है, ये याद रखिएगा। फाउंड कब किया गया था? ये किया गया था 30 नवंबर। कब फाउंड किया गया था? ये 30 नवंबर 2015 को। ISA की स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 2015। जो अंतरिम इसका सचिवालय है वो है गुड़गांव में, फाउंडर कंट्री है इसका भारत, और फुल फॉर्म क्या है इसका? ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ये याद रखिए सबसे पहले कि जो इसकी शुरुआत हुई थी ना 2015 में, वो पेरिस जलवायु सम्मेलन के तहत हुई थी। तो अगर कभी पूछ ले कि ISA की स्थापना कहाँ पर हुई थी या कौन से सम्मेलन के तहत हुई थी, तो पेरिस जलवायु सम्मेलन के तहत पेरिस में ही हुई थी, पर फाउंडर कंट्री कौन है इसका? भारत था। क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे और है कि ISA का पुराना नाम क्या है? ये भी यहाँ पे मैंने देखा तो मुझे मिला यहाँ पे कि ISA का पुराना नाम क्या था? INSTA, इंस्टा किसका पुराना नाम है? ISA का पुराना नाम है, और इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, मैं बोल देती हूँ, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन। ठीक है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर टेक्नोलॉजीज
एंड एप्लीकेशन इंस्टा किसका पुराना नाम है? ISA का। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ISA बनाया किस उद्देश्य से गया था? तो ये बनाया गया था जैसे क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड क्लाइमेट, इन सब के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ISA की स्थापना की गई थी। क्लियर है चीज़ों का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, ये लिखा हुआ है कौन सा मंत्रालय अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट यानी कि ARIIA एरिया, ठीक है, जारी करता है? कौन सा मंत्रालय ये अटल रैंकिंग जो निकलती है ARRIA जारी करता है? तो इसका सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा मंत्रालय। इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं हम। देखिए जो आप बता सकते हैं कि जैसे जो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट है यानी कि ARR, माफ़ कीजिएगा, ARIIA, तो इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD यानी कि मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया जाता था, बट नाउ इट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। ये शिक्षा, अब इसे शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये जारी किया जाता है। और ये जो अटल रैंकिंग 2020 रिलीज हुई है रिसेंटली, तो जो इसके रिजल्ट हैं वो बेस्ड ऑन 6 पैरामीटर्स। ये भी आप याद रखिएगा यहाँ पे कि जो अटल रैंकिंग जारी हुई है शिक्षा मंत्रालय द्वारा वो कितने पैरामीटर्स पे आधारित है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो जारी हुई वो कितने पैरामीटर्स पे आधारित है? 6 पैरामीटर पे। अब वो 6 पैरामीटर काफ़ी बड़े हैं, इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो आप बस दिमाग में ये रखिएगा कि जो भी स्टार्टअप हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, प्री इंक्यूबेशन पीरियड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये सब पैरामीटर्स हैं इसके, किसके? अटल रैंकिंग के। क्लियर है? तो ये अटल रैंकिंग जारी की है शिक्षा मंत्रालय ने। और अभी टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है? IIT मद्रास। आप इसको जरूर याद रखिएगा यहाँ पे, IIT मद्रास, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। पहला क्या है? अटल रैंकिंग को जारी कौन करता है? तो शिक्षा मंत्रालय। यदि आपको ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट दे तो आप उसको मत लगाइएगा, मतलब जारी करता था, लेकिन अभी उसको हम क्या बोलते हैं? नाउ इट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये क्या है? शिक्षा मंत्रालय है। पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आप याद रखिएगा, कितने पैरामीटर्स को शामिल किया जाता है इसमें? तो कितने पैरामीटर शामिल होते हैं यहाँ पे? 6 पैरामीटर शामिल होते हैं। और टॉप यूनिवर्सिटी अभी 2020 में कौन सी है? तो ये है IIT मद्रास। इतने क्वेश्चन आप यहाँ से तैयार करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मेघालय के राज्यपाल किसे नियुक्त किए गए हैं हाल ही में? तो ये कल के करंट अफेयर में मैंने इसको डिस्कस कर दिया था। तो मेघालय के जो राज्यपाल हैं अभी हाल ही में सत्यपाल मलिक जी को बनाया गया है वहाँ का। तो इसके बारे में और डिटेल आपको पढ़ना है तो आप फिर करंट अफेयर्स का जो वीडियो है वो देख लीजिएगा। सत्यपाल मलिक जी को बनाया गया है यहाँ। और जो मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो कौन है हाल ही में? वर्तमान में कौन है? तो कोनराड संगमा जी हैं। तो आप ये 2 चीज़ों को याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन, मेघालय के CM कोनराड संगमा और अभी हाल ही में राज्यपाल कौन, किनको नियुक्त किया गया वहाँ का? तो सत्यपाल मलिक जी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे लिखा है जौल जीबी कहाँ स्थित है? जौल जीबी कहाँ स्थित है? पहले देख लेते हैं स्थित कहाँ पे है, फिर इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड, ठीक है। जौल जीबी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। देखिए इसके बारे में हम बात करते हैं, जौल जीबी है क्या एक्चुअल में। अभी जो जौल जीबी चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पे जौल जीबी जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और अभी चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि ये हर साल भारत यानी कि इंडिया और नेपाल की जो बॉर्डर है वहाँ पे एक स्मॉल फेयर लगता है, एक छोटा बाजार लगता है। कहाँ पे? इंडिया और नेपाल की बॉर्डर में। तो हमारे यहाँ का जो इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो उत्तराखंड वाला जो एरिया है वहाँ पे ये स्थित है। चूँकि इंडिया नेपाल की जो बॉर्डर है हमारी वो उत्तराखंड साइड से भी लगती है, तो उत्तराखंड वाले एरिया में ये स्मॉल फेयर यानी कि छोटा बाजार स्थित है। और जो यहाँ पे जो 2 नदियाँ हैं वो संगम स्थल पे, एक नदी है काली नदी और एक नदी है यहाँ पे गोरी नदी, ठीक है।
है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं, इसी के संगम स्थल पे लगता है, स्मॉल फेयर है, ये स्मॉल बाजार है, छोटा बाजार। तो ये कहाँ पे स्थित है? भारत में, उत्तराखंड में स्थित है। और आधा हिस्सा इसका भारत में आता है, आधा हिस्सा नेपाल में, लेकिन जो इसका मैक्सिमम पार्ट है वो भारत के हिस्से में आता है, कुछ ही पार्ट नेपाल में है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन से दो देशों को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है, या फिर पूछ सकता है कि जौलजीबी है क्या? तो एक स्मॉल फेयर है, छोटा बाजार है ये। और ये कहाँ पे? भारत और नेपाल की बॉर्डर में स्थित है। और ये अगर राज्य पूछता है तो उत्तराखंड में है, काली गोरी नदियों के संगम स्थल पे है। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे तैयार करने हैं। क्लियर है? तो ये थे कुछ आज के 10 क्वेश्चन समसामयिकी से रिलेटेड। यदि आपको वीडियोस अच्छा लगा है, वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। एंड मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्रेस द बेल आइकॉन। Thank you for watching my videos. Thank you.